नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सौगात देंगे। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो इन किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी आज के दिन को उत्सव दिवस के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है। जो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस दौरान कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। दरअसल जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन किसानों को किसी तरह से मनाया जाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना सरकार की है उसके तहत किस्त देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी किए जाने के अवसर को बीजेपी ने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके लिए उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगातार जो बीजेपी है वो किसानों को मनाने की यहां पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ किसानों को कृषि कानून के फायदे बताते हुए नजर आएंगे बल्कि साथ ही जो सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के भी किसानों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने की यहां पर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। पीएम मोदी का संदेश इसे लेकर साफ है कि किसानों को किस तरह से मनाया जाए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य बीजेपी नेता देश भर में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और किसानों से संवाद भी करेंगे। बीजेपी ने यह कार्यक्रम ऐसे समय में तय किया है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान पिछले 4 हफ्तों से ज्यादा समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वे इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द कर दिया जाए, जबकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। यह कार्यक्रम ऐसे दिन हो रहा है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जाएगी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के नेता और देश भर के किसान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3,000 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी के महरौली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारका सेक्टर 15 में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसानों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए सिंह ने दावा किया कि देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के किसान को भरोसा है कि देश की खेती किसानी का अगर कोई भला कर सकता है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आज किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी हड़ताल पर बैठा है। सरकार अपनी ओर से बातचीत की तमाम कोशिशें कर रही है लेकिन फिलहाल समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम क्या कुछ नए रंग दिखाता है, क्या किसान आंदोलन पर इसका असर पड़ता है, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।
तो किसान परेशान है और दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में लगातार धरने पर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी भेजी है। तो नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान संगठनों के जवाब के बाद सरकार ने एक बार फिर उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, साथ ही उनसे तारीख और समय भी पूछा है। सरकार की ओर से भेजे गए नए पत्र मंथन के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में ही आगे को लेकर रणनीति तय होगी। एक किसान संगठन के नेता ने कहा कि सरकार को क्या जवाब देना है, इसका आखिरी फैसला तो संयुक्त मोर्चा की बैठक में होगा, लेकिन सरकार के पत्र में भी कुछ नया और ठोस नहीं है। किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नया प्रस्ताव भेजा जाए, लेकिन अब किसानों का कहना है कि जो नई चिट्ठी सरकार ने भेजी है उसमें कुछ भी नया और ठोस नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं को पत्र लिखकर उन्हें बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित किसी भी नई मांग को एजेंडे में शामिल करना तार्किक नहीं होगा, क्योंकि नए कृषि कानूनों से इसका कोई संबंध नहीं है। सरकार का पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के 23 दिसंबर के उस पत्र के जवाब में आया है, जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार संशोधन संबंधी खारिज किए जा चुके बेकार के प्रस्तावों को दोहराने की जगह लिखित में कोई ठोस प्रस्ताव लाती है तो किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेस सचिव अवतार सिंह मेहमा ने कहा कि केंद्र ये दावा जारी रख सकता है कि नए कानून एमएसपी प्रणाली को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन किसान एमएसपी गारंटी अधिनियम चाहते हैं। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार गारंटी कानून बनाए। दरअसल किसानों को डर सता रहा है कि नए कृषि कानूनों से सरकार उनकी जो उपज होगी उसको एमएसपी पर खरीदना बंद कर देगी। इसलिए किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार बनाए। तो आपको साफ बता दें कि किसान एमएसपी गारंटी अधिनियम चाहते हैं जो ये सुनिश्चित करेगा कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिके। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के पत्र पर चर्चा करने के लिए आज बैठक करेगा और फिर इसका जवाब देगा। आपको बता दें कि सितंबर में लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान लगभग एक महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। इन किसानों की साफ तौर पर मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी के कानून को बनाए। तो साफ तौर पर किसानों और सरकार के बीच में तकरार खत्म नहीं हो रही है। और आपको बता दें, चिट्ठियों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी सरकार की ओर से किसानों को चिट्ठी भेजी जाती है, तब फिर किसान उसका जवाब चिट्ठी के रूप में भेजते हैं और अब एक बार फिर से सरकार ने किसानों को चिट्ठी भेजी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और किसान क्या कर रहे हैं? सरकार किसानों के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रही है, किसान सरकार के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? बातचीत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब बातचीत होगी तो उसके बाद ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी और किसान धरने पर ही बैठे रहेंगे तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान भी लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो जिद पर आकर रुक गई है और सरकार और किसानों के बीच में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उम्मीद करें कि जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी उसमें एक ठोस नतीजे पर यह बैठक पहुंचेगी और एक ठोस परिणाम इसका सामने आएगा। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी और फिर कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि अगर देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहेगा तो यह बिल्कुल भी अच्छी तस्वीर नहीं है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी और फिर एक ठोस नतीजा देखने को मिलेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। आपको बता दें कि आज उनका 97वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। पूरा देश इस मौके पर अटल जी को याद कर रहा है। आपको बता दें कि आज वाजपेयी जी का 97वां जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी यूं तो भारतीय राजनीतिक पटल पर ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल व्यापक स्वीकार्यता और सम्मान हासिल किया,
बल्कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए 90 के दशक में बीजेपी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई। ये बीजेपी की, माफ कीजिएगा, ये वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि बीजेपी के साथ उस समय नए सहयोगी दल जुड़ते गए और उसके बाद बीजेपी जो है एक मजबूत पार्टी बनकर यहां पर उभरी। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां कृष्णा देवी थे। वाजपेयी जी का संसदीय अनुभव 5 दशकों से भी अधिक का विस्तार लिए हुए है। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। उन्होंने साल 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1957 में वे सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे। वहीं वे 2 बार 1962 और 1986 में राज्यसभा के भी सांसद रहे। इस दौरान अटल ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। वे गुजरात से राज्यसभा पहुंचे थे। अपनी भाषण कला, मनमोहक मुस्कान, वाणी को और साथ साथ में लेखन और विचारधारा को लेकर के वो जो है विरोधियों में भी उनकी एक अलग पहचान थी। आपको बता दें कि विरोधी अटल जी की छवि के कायल थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो बीजेपी है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आपको बता दें कि इस मौके पर जो राजनीतिक गलियारों की बड़ी हस्तियां हैं वो भी अटल जी को याद कर रही हैं। और आपको बता दें कि आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जिनकी जो राजनीतिक छवि है, उनकी जो लेखन है, इसके अलावा जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उसके जो है विरोधी भी पूरी तरह से कायल थे। दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि हफ्ते भर के अंदर यह ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि भूकंप के झटके नांगलोई में महसूस किए गए हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, लेकिन लगातार बार बार दिल्ली के इलाकों में भूकंप आना क्या किसी बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहा है? क्योंकि कई बार जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये अंदेशा जता चुके हैं कि दिल्ली में अब कभी भी बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो दिल्ली में महज हफ्ते भर के अंदर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। सामने आ रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:02 पर झटकों को महसूस किया गया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को भी भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। हालांकि इस दौरान भी किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि तब भी तीव्रता कम थी। रिक्टर स्केल पर 2 दशमलव तीव्रता मापी गई थी। इस वक्त, माफ कीजिएगा, उस वक्त भूकंप का केंद्र गाजियाबाद में था। बता दें कि अप्रैल के बाद से दिल्ली एनसीआर में इस बार 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन सभी भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास के इलाके में ही था। गौरतलब है कि देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जताई है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन भी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो दिल्ली में आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस दौरान भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और अब एक बार फिर से एक हफ्ते के भीतर ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये अंदेशा जता रहे हैं कि जो ये लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसके बाद दिल्ली में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। दिल्ली में माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर पंचायत चुनाव की बारी है। और पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे, इसको लेकर रणनीति बननी भी शुरू हो चुकी है। तो राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने की तैयारी है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। राज्य सरकार की मंशा 31 मार्च तक चुनाव कराते हुए पंचायतों का गठन कराने की है, जिसमें अप्रैल में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी की जा रही है, इसलिए यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। उदाहरण के लिए पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में प्रदेश के सभी 75 जिलों को बांटा जाएगा। इसके आधार पर चुनाव कार्यक्रम तैयार हो रहा है। पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने में आसानी होगी। इसके आधार पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम भी हो जाएंगे और एक साथ भार भी नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो अब यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। अब कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च के आखिर तक जो पंचायत चुनाव हैं वो करवा लिए जाएंगे, क्योंकि संभावना है कि अप्रैल में जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी ताकि उन पर जो है पंचायत चुनाव की तैयारियों के बाद किसी तरह का असर ना पड़े। लिहाजा सरकार ये कोशिश कर रही है कि मार्च के आखिर तक पंचायत चुनाव वहां पर संपन्न करा लिए जाएं ताकि बच्चों की परीक्षा पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और क्योंकि इस बार जो पंचायत चुनाव है वो काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर 2022 में किसी भी पार्टी को सत्ता पर काबिज होना है तो उसका रास्ता गांवों से होकर जाता है, और अगर आप गांवों में पकड़ मजबूत कर लेंगे तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में ठंड का सदम लगातार जारी है और शीतलहर की वजह से दिल्ली वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का यह प्रकोप जारी रहेगा, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग बाहर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं या फिर रेहड़ी पटरियों पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सुबह के वक्त कोहरा भी जो वाहन चालक हैं उनके लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। तो दिल्ली में अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। कम से कम 2 दिन इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि आज न्यूनतम तापमान में और भी कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में गुरुवार को भी रही। घने कोहरे के बीच हवा की गुणवत्ता भी गंभीर स्तर में बनी हुई है। न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। उधर हवा में नमी 97% होने की वजह से सुबह दिल्ली घने कोहरे से घिरी रही। बृहस्पतिवार सुबह 5:30 बजे से 8 बजे के बीच पालम में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी 100 मीटर थी। वहीं सफदरजंग में यह आंकड़ा 201 मीटर था। आईएमडी क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि अगले 2 दिनों का तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। दूसरी तरफ तापमान कम होने और हवा की चाल धीमी पड़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI भी लगातार गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हवा की नमी समस्या ज्यादा बढ़ा रही है। प्रदूषक दूर दूर तक फैल नहीं पा रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 423 रिकॉर्ड किया गया। सफर के पूर्वानुमान है कि 26 दिसंबर तक इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। गुणवत्ता सूचकांक इस बीच गंभीर स्तर पर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली वालों को एक और ठंड से निजात मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण स्तर है वो भी गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि हवा की गति कम होने की वजह से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी कल तक जो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI है उसमें सुधार की उम्मीद कम ही जताई गई है, क्योंकि जब हवा की गति धीमी होती है तो प्रदूषक तत्व एक जगह पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली वासियों को शीतलहर की मार झेलनी पड़ेगी और कुल मिलाकर जो शीतलहर है उसकी वजह से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मुद्दों को लेकर के जो केंद्र सरकार है वो ममता सरकार पर हावी हो रही है, वहीं ममता सरकार भी लगातार बीजेपी के आरोपों का जवाब देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आर पार की जंग छिड़ी है। राजनीतिक लड़ाई का असर केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले तालमेल पर भी पड़ता दिख रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रोटोकॉल के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस इवेंट में शामिल होना था। हालांकि उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम में मुख्य संबोधन था, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को ही न्योता भेज दिया गया था, जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ओर से भेजा गया था। न्योते में ममता बनर्जी को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में बतौर स्पेशल गेस्ट आने की अपील की गई थी। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां पर हुआ था, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अब कोरोना कब खत्म होगा इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं और इस बीच जो लोग हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का इंतजाम कर लिया है। हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वैक्सीन के लिए 3 मुख्य लोग होंगे। इनमें 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कुल 51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक आदमी को 2 डोज लगाए जाएंगे। अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है। अगले 5 दिन में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता होगी। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। एसएमएस से बताया जाएगी कि कहां वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल किस तरह से वैक्सीनेशन होगा इस पर भी लगातार नजर रहेगी। तो कुल अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जानकारी दी है कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली सरकार लगातार सजग नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि 2021 तक सभी को हेल्थ कार्ड मिलने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने HIMS हेल्थ कार्ड और हेल्थ हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने सीएम को बताया कि वेंडर का चयन फरवरी 2021 तक कर लिया जाएगा और अगस्त तक इसे लागू कर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हेल्थ कार्ड के टेंडर को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और फरवरी 2021 तक वेंडर का चयन कर लिया जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन कार्डों का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने HIMS लागू करने और ई-हेल्थ कार्ड जारी करने को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों के स्वास्थ्य के डेटा को एकत्रित करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं लॉन्च की जाएंगी। दिल्ली सरकार की मंशा है कि HIMS को अगस्त 2021 तक दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू कर दिया जाए। मरीजों की देखभाल की सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैंक एंड सेवा और प्रक्रियाओं को इस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। ई हेल्थ कार्ड सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे और एक्सेस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार स्वास्थ्य को लेकर के सजग नजर आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2021 तक हेल्थ कार्ड की सुविधा मिल जाएगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।